मैंने लोकदल INLD को छोड़ा था ना, मैं एक दिन पूरा रोया था। अभय सिंह चौटाला ने कुछ दिन पहले कहा कि अशोक अरोड़ा जी का लोकदल में स्वागत है, वो कभी भी अपने परिवार वापस लौट सकते हैं। क्या अरोड़ा साहब कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है भविष्य में कि फिर से आप घर वापसी कर सकते हैं? भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा दोष दे रहे हैं। इवन कांग्रेसी भी जो है उनको भर भर के गालियां दे रहे हैं, अपशब्द उनके लिए बोल रहे हैं कि बाबू बेटे ने जो है वो कांग्रेस का नाश कर दिया। ऐसे कुछ भी कहीं न कहीं उस वक्त कयास लगाए गए थे कि अशोक कुमार अरोड़ा लोकदल छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते थे। ऐसी मुलाकातें भी हुई, बातें भी हुई, लेकिन कहीं न कहीं वो प्रयास सिरे नहीं चढ़े और फिर आप जो है कांग्रेस में शामिल हो। आज मंत्री अगर पावर मांगते हैं तो क्या हर्ज है भाई? मंत्री किस लिए? अगर मंत्री अपने महकमे के चपड़ासी को भी नहीं बदल सकता तो फिर उसको मंत्री रहने का भी क्या फायदा? MLA की आज ऐसी हालत है, और सत्ता पक्ष के बोल रहे हैं, विपक्ष के MLA को तो DCSP फोन भी नहीं उठाते, विपक्ष के MLA को तो DCSP फोन भी नहीं उठाते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज के इस हमारे पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान हैं हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं में से एक, और मैं बात करूं हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं और थानेसर से कांग्रेस के विधायक हैं। पहले भी कई दफा विधायक रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात संगठन के जो है वो नेता है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस से पहले लोकदल की बात करें तो लोकदल में जो इनका संगठन चलाने का तजुर्बा है वो बहुत ज्यादा रहा है। और हरियाणा के जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, बिना संगठन के कांग्रेस पार्टी ने काफी चुनाव लड़े और तमाम पिछले चुनाव में जो है उनको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाए और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस बात को माना भी कि कहीं ना कहीं संगठन न होने की वजह से काफी नुकसान जो है वो पार्टी को होता रहा है। फिर से राहुल गांधी जिस तरीके से आए और कहीं ना कहीं नई शुरुआत जिस तरीके से की जा रही है कि संगठन जो है कांग्रेस का वो बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सरकार की बात करें, लगातार देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार जो लगातार आ रही है, तो सरकार को लेकर अरोड़ा साहब क्या सोचते हैं? और क्योंकि बात करें कुरुक्षेत्र CM सिटी भी है और थानेसर से विधायक हैं, तो सारी की सारी बातें बड़ी खुलकर करेंगे। अरोड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। आप जी सर, जैसे मैंने कहा कि संगठन जो है वो कोई भी पार्टी उसकी रीढ़ की हड्डी होता है और आप जिस पार्टी में अभी है कांग्रेस में, लंबे समय से उसका संगठन नहीं है और गुटबाजी की बात करें, जिस तरीके से बहुत सारे बयान आते हैं अलग अलग नेताओं के, हालांकि कई बार इनकार कर दिया जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये तमाम नेताओं ने माना भी है कि संगठन ना होने की वजह से काफी बार पार्टी जो है वो नुकसान उठाती रही है। लेकिन जिस तरीके से कहीं इनकी शुरुआत जो की गई राहुल गांधी द्वारा कि जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, एक नया संगठन हरियाणा कांग्रेस को मिलेगा, क्या कुछ कहेंगे? कितनी उम्मीद आपको है संगठन को लेकर? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है जी। पार्टी की नींव के रूप में संगठन काम करता है और संगठन कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 साल से लगभग नहीं जी, जिसका नुकसान, जैसे आप भी कह रहे हैं, नुकसान उठाया है कांग्रेस पार्टी। थोड़ी सी उससे इस बार सरकार बनाने से रह गई। अगर संगठन होता तो निश्चित रूप से इससे बेहतर नतीजे आ सकते थे जी। और अब क्योंकि नई शुरुआत हुई है, राहुल गांधी जी ने खुली मीटिंग ली है और जगह जगह हर जिले में AICC के ऑब्जर्वर लगाए हैं, PCC के ऑब्जर्वर लगाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से इंसान अतीत से सीखता है, भविष्य की कल्पना करता है, तो मैं अच्छे भविष्य की कल्पना करता हूँ कि बहुत ही जल्दी कांग्रेस का संगठन हरियाणा प्रदेश में खड़ा होगा। जी, अरोड़ा साहब, आपने कहा कि आप एक पॉजिटिव सकारात्मक उम्मीद आपको है कि जल्दी हरियाणा कांग्रेस का संगठन बन जाएगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रयास जो है पहले भी किए जाते रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारी कई दफा मीटिंगें हुई, फिर से राहुल गांधी जिस तरीके से प्रयास करेंगे। बड़ी बात जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप में जहां तक मुझे समझ है, जितने प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक आप रहे, 6 से 7 बार, यानी कि 15 साल से ज्यादा लगातार आप लोकदल के अध्यक्ष रहे, शायद किसी भी राज्य में या फिर किसी भी पार्टी में इतना लंबा लगातार कोई अध्यक्ष नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से जिला अध्यक्षों के लिए जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, सबसे बड़ी बात तो चाहे हम पार्टी संविधान की बात करें, लॉ के हिसाब से भी देखें,
प्रदेश अध्यक्ष का पहले चुनाव होना जरूरी होता है, वही तो जिला अध्यक्ष को नियुक्त करता है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने जो कहीं ना कहीं कवायद शुरू की है, तो पहले जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष। कुछ समझ नहीं आया, इस पे थोड़ा बताएं। देखिए, हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है, वो संविधान चुनाव आयोग में देते हैं, उसी के मुताबिक संगठन को खड़ा किया जाता है। जी जहां मैं अध्यक्ष रहा हूं, वहां तो यही था कि पहले स्टेट अध्यक्ष होता था, उसके बाद बनते थे। वही परंतु नियुक्ति कांग्रेस पार्टी में जो मुझे ज्ञान है, कांग्रेस पार्टी में पहले जिला के चुनाव होते थे जी और चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता था। क्योंकि अब चुनाव नहीं, अब ये नॉमिनेट होना है, इसमें संविधान के मुताबिक ही होगा जो भी होगा, क्योंकि संविधान से बाहर तो कोई जा नहीं सकता। कोई पार्टी भी अपने संगठन को संविधान के बाहर नहीं ले जा सकती। जिस प्रकार का कांग्रेस का संविधान होगा, उसी के हिसाब से संगठन को खड़ा किया। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का सर चुनाव सीधा सीधा कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से भी जुड़ा है। सीएलपी लीडर के बिना कांग्रेस वो हरियाणा विधानसभा में है, सेशन भी हो चुका है, चुनाव भी बहुत लंबा समय हो चुका है, मेजोरिटी में भी आप हैं विपक्ष में, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुन पाई। इस प्रकार के निर्णयों में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के निर्णयों में देरी होने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता है कि ये लोग बटे हुए हैं। हालांकि जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव रखा था कि हम सभी एमएलए प्रस्ताव पास करते हैं कि जो हाईकमान निर्णय लेगा, जिसको भी सीएलपी लीडर बनाएंगे, सब मानेंगे। सभी ने सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास करके अपने हाईकमान को भेजा हुआ है। अब हाईकमान ने करना है, परंतु मेरा ये मानना है कि ये फैसले बहुत जल्दी होने चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, फैसले जो है जल्दी होने चाहिए। और अरोड़ा साहब, वैसे तो बहुत सारे बड़े नेताओं का नाम सामने आता है, लेकिन प्रमुख रूप से अशोक अरोड़ा का नाम भी जो है वो प्रमुखता से लिया जाता है कि हो सकता है आने वाले समय में जो है आप कांग्रेस विधायक दल के नेता हो सकते हैं, सीएलपी लीडर हो सकते हैं। इस तरह की बातें भी लगातार की जाती रही है। और जितना मैंने पता किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अशोक अरोड़ा के नाम पर जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को दिक्कत है, ऐसा कुछ है। ये सारी कौन नेता बनेगा नहीं बनेगा, मैं मानता हूं कि जब ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं, जब हाईकमान के पास सर्वसम्मत प्रस्ताव चला जाता है। ये जो मेरे नाम चल रहा है, इसका चल रहा है, तो सुरेंद्र जी, ये तो आप लोगों की उपज है। आप लोगों की मेहरबानी होती है, किसी का नाम चला देते हो, लगाए जाते नहीं किसी का चला देते हो, किसी का कटा देते हो। परंतु जहां तक मैं अपनी व्यक्ति की बात बात करूं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं जहां भी पहले रहा हूं, मैंने लोकदल में भी लगभग 40 साल गुजारे। उस पार्टी के अंदर, चाहे वो जनता दल के रूप में रही, चाहे समता पार्टी के रूप में रही, मैं उनके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहा हूं। और जहां मैं रहा हूं, ईमानदारी से मैंने वहां भी काम किया। और आज मैं कांग्रेस में हूं, तो कांग्रेस के प्रति वफादारी है। पार्टी जो निर्णय लेगी वो सभी को मानना होता है और मानना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि संगठन का, जैसे मैंने कहा, आपको अनुभव और अनुभव के आधार पर ये कयास लगाए जाते हैं। क्योंकि अशोक अरोड़ा जैसा अनुभवी संगठन का व्यक्ति जो है, वो आपको तो सारा का सारा तजुर्बा है। और मेरे ख्याल से हरियाणा में ऐसे बहुत ही कम नेता हैं जो 90 की 90 विधानसभाओं के प्रत्येक गांव में, यानी कि 6,500 के 6,500 रुपए में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिसमें आप किसी व्यक्ति को ना जानते। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग होंगे ऐसे भी कि जो कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सीनियर लोग हैं, जिनको संगठन का भी तजुर्बा है, सरकार चलाने का भी तजुर्बा है। परंतु मेरी जहां तक अपनी व्यक्तिगत बात है, मेरी इच्छा कभी भी नहीं हुई और ना मैंने कभी कोई पद मांगा। परंतु अगर पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, उसको बड़ी ईमानदारी से दूंगा। अच्छा, लोकदल का जैसे आपने जिक्र किया, लोकदल की मैं आपसे बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले जब आपका हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि लंबा समय आप लोकदल में रहे, या फिर लोकदल नाम से जो भी पार्टियां रही चौधरी देवीलाल की, आप उनमें रहे, लेकिन आप जिस तरीके से 2019 में कांग्रेस में आए, तो ऐसे कुछ भी कहीं ना कहीं उस वक्त कयास लगाए गए थे कि अशोक कुमार अरोड़ा लोकदल छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते थे। ऐसी मुलाकातें भी हुई, बातें भी हुई,
लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास सिरे नहीं चढ़े और फिर आप जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। जब मैंने INLD छोड़ने का मन बनाया तो मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से बनाया। कार्यकर्ता कहने लगे कि परिवार अलग हो गया, 2 पार्टी बन गई है और हम लंबे समय से आपके साथ हैं, जी। आप कोई निर्णय लो, नहीं तो हम आपको छोड़ के जाएंगे। तो मैंने उनके फैसले पे छोड़ दिया। जो उन्होंने निर्णय लिया, उनमें से कुछ लोग कार्यकर्ता ये भी चाहते थे कि मैं बीजेपी में जाऊं, जी। क्योंकि सबका मान के चलना था भी सरकार आएगी। बिल्कुल। और कुछ कार्यकर्ता ये भी चाहते थे कि हमने बीजेपी नहीं कांग्रेस में जाना है। तो दोनों तरफ के लोग थे, आखिर फैसला हुआ कांग्रेस में चले। अच्छा, मैं चौटाला साहब की बात करूं, चौटाला साहब के साथ, चौधरी देवीलाल जी के साथ आपने बहुत संघर्ष किया है, उनके साथ आपने राजनीति की शुरुआत की थी। ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद उस वक्त तक अगर लोकदल का सबसे वरिष्ठ कोई नेता था, या फिर जिसके जिम्मे, सिर्फ जिसके कंधों पर पूरी की पूरी लोकदल पार्टी की जो है वो कमान थी, क्योंकि चौटाला साहब और अजय सिंह जेल में चले गए थे, उस वक्त जो आपने प्रयास किए और आपके प्रयास रंग भी लाए। जहां तक मेरी समझ है, लोकदल अपने इतिहास में अकेले चुनाव लड़कर 2 से ज्यादा सीटें उन्होंने कभी नहीं जीती थी, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष होते हुए सिरसा और हिसार लोकसभा सीटें पहली बार 2 लोकसभा की सीटें जीत कर आए, जो अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन जो मेरा मुख्य सवाल है, जो करने का मकसद, कि अरोड़ा साहब वो आखिरी इंसान भी लोकदल के उस वक्त तक थे जिन्होंने परिवार का जब विघटन हो रहा था, परिवार का विघटन ना हो, इसको बचाया जाए, आपने बिल्कुल आखिर दम तक प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। देखिए, हरियाणा प्रदेश में INLD ने या चौधरी देवीलाल के समय जो पार्टी का नाम हम जनता दल के रूप में 10 की 10 लोकसभा सीटें भी जीती, परंतु क्या था, वो अलायंस में जीती। बीजेपी के अलायंस में भी हम जीते, BSP के अलायंस में जीते। या आपने ठीक कहा कि अकेले लड़के पहली बार हिसार और सिरसा लोकसभा 2014 में चौटाला साहब और अजय सिंह जेल जाने के बाद, जब लोग ये कहते थे कि अब लोकदल खत्म हो गया, अब लोकदल नहीं बचेगा, उसके बावजूद हमने कार्यकर्ताओं ने, सारों ने प्रयास किए, चौधरी अभय सिंह और हमने मिलकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरी और पार्टी के नेता साथ चले। हमने मिलके पार्टी को आगे बढ़ाया और पहली बार 2 मेंबर पार्लियामेंट जीते और 20 हमारे MLA भी उस समय जीते। तो फिर हमने संघर्ष अपना जारी रखा। जब संघर्ष चल रहा था, इसी दौरान पार्टी में, परिवार में विभाजन की बातें आई। बहुत प्रयास किए हमने कि परिवार एक रह जाए और पार्टी एक रहे। कार्यकर्ताओं की उम्मीदें थी, क्योंकि कार्यकर्ता लंबे समय से विपक्ष में संघर्ष कर रहे थे। और जब BSP के साथ अलायंस हो गया था हमारा 2019 के चुनाव से पहले, तो सभी लोग हरियाणा में मान के चल रहे थे कि अब की बार BSP और INLD की सरकार हरियाणा में बनेगी। तो विभाजन से कार्यकर्ता बहुत दुखी हुए। उनमें से एक अशोक अरोड़ा भी था, जो इस बात से हताश था कि मैं विभाजन को नहीं रोक पाया और कार्यकर्ताओं की वजह से हमने पार्टी छोड़नी पड़ी। वजह अरोड़ा साहब आप क्या मानते हैं? क्योंकि देखो, वैसे तो ये चीजें पुरानी होगी, अतीत हो गया, लेकिन जब अशोक कुमार अरोड़ा से बात हो रही हो, क्योंकि आपका तो अधिकतर जीवन लोकदल में रहा, और आप, मैंने कहा ना कि मुख्य वो व्यक्ति थे, क्योंकि चौटाला साहब तो जेल के अंदर थे। चौटाला साहब जो मैसेज देते तो वो आपको ही देखते हैं, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी थी सारी की सारी एज ए प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीजें वो रूप नहीं ले पाई जो आप देना चाह रहे थे। इसके जो दूसरा पक्ष है, यानी जो अजय सिंह का परिवार है, वो लगातार उनके भी बयान आते हैं। दिग्विजय और दुष्यंत का लगातार ये कहना है कि हमें अभय सिंह के द्वारा लगातार दबाया और धमकाया जाता था, और अभय सिंह के साथ जो उस वक्त क्लोज लोग थे, उन्होंने कहीं न तरीके से हमें एक उसके तहत हमें बाहर निकाला गया, साजिश के तहत कहीं न कहीं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसमें प्रमुख लोगों का जो नाम आता है, उसमें एक इंसान आप भी थे। देखिए सुरेंद्र जी, ये बातें बहुत बार हो चुकी, और मैं तो ये कहूंगा कि इन बातों में करने का कोई अब लाभ नहीं जी। और ना मैं आपको इस कारण बताऊंगा भी किस कारण पार्टी टूटी, किसका दोष था, किसका नहीं था। मैं तो इसका समय के दोष मानता हूँ कि परिवार में दुर्भाग्यपूर्ण था
कि जो देवलाल का परिवार विभाजित हुआ और आज एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार की छिंटा कसी कर रहे हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दोनों अपने भाइयों को, अजय सिंह जी को और अभय सिंह जी से कहूंगा कि चाहे पार्टियां अपनी अलग है, परंतु व्यक्तिगत एक दूसरे पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आप कांग्रेस में है तो लोकदल परिवार आपको याद आता है? देखिए, जहां इतना समय गुजारा हो, उस परिवार को, जिस परिवार को हमने अपना परिवार माना था, और आज भी हम पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से चाहे आज हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, हमारा जो पारिवारिक रिश्ता उस परिवार के साथ जुड़ा है, जो हमारा सामाजिक रिश्ता है, तो आज भी याद रखते हैं। अभय सिंह चौटाला को आप छोटा भाई कहते हैं, छोटा भाई मानते हैं। अभय सिंह चौटाला ने कुछ दिन पहले कहा कि अशोक अरोड़ा जी का लोकदल में स्वागत है, वो कभी भी अपने परिवार वापस लौट सकते हैं। क्या अरोड़ा साहब कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है भविष्य में कि फिर से आप घर वापसी कर सकते हैं? अभय सिंह जी का धन्यवाद है कि उन्होंने कहा हम स्वागत करते हैं, परंतु ये कोई बाजार में बिकने वाली चीजें नहीं होती कि आज वहां खड़े हो गए, कल वहां खड़े हो गए। ये जो मैंने लोकदल INLD को छोड़ा था ना, मैं एक दिन पूरा रोया था। बहुत ज्यादा, बिल्कुल। ये कोई बातें इस प्रकार की अभय सिंह जी को नहीं करनी चाहिए। अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं, अच्छी बात है, और लोग बहुत हैं, परंतु किसी के बारे में ये कहना कि घुटन महसूस हो रही है, मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरा सम्मान मिल रहा है। और आज मुझे खुशी है कि मैं कांग्रेस के MLA के रूप में तनेश्वर हल्के की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आप अभय सिंह को बहुत लाड करते हैं, बहुत स्नेह उनको करते हैं, और कोई भी बयान आज तक मैंने उनके खिलाफ आपका नहीं सुना। लेकिन होता ना, जब दोस्ती होती है, दोस्ती होती है, जैसे आप निभा रहे हैं अभी, भले पार्टी अलग है लेकिन परिवार फिर भी एक है, संबंध आपके हैं। लेकिन ऐसा आखिर क्या वजह थी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने एडी चोटी तक का जोर लगा दिया था कि थाने सर से अशोक अरोड़ा चुनाव ना जीत पाए? लगाना भी चाहिए। हर पार्टी को और हर पार्टी के नेता को ईमानदारी से अपना जो कैंडिडेट है उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसके सामने उनका बेटा खड़ा हो, भाई खड़ा हो, रिश्तेदार खड़ा हो। मैं इसको अच्छी बात मानता हूं। हर पार्टी के नेता को, अगर वो लोकदल के नेता है तो उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार की मदद करी, जोर लगाया, बहुत अच्छी बात है। हर नेता को इस प्रकार अपने पार्टी के उम्मीदवार पे जोर लगाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं आपसे सरकार की। लगातार, जैसे मैंने कहा कि तीसरी बार फिर सरकार आ गई है, और पहले करनाल CM सिटी था, अब आपका कुरुक्षेत्र CM सिटी है, धर्मनगरी भी है। आप भी विपक्ष में हैं लंबे समय से, और लगातार आप विधायक नहीं भी थे या अब है, लगातार आप विधानसभा में आवाज उठाते हैं, सड़कों में आवाज उठाते हैं, क्योंकि जहां तक धर्मनगरी की बात है तो ये एक आस्था का वो जगह है जहां से तमाम दुनिया भर के लोग आते हैं। बीजेपी जिस तरीके से वादे और दावे करती है, और आप हाल ही में जिस तरीके से एक मंत्री को हराकर, बीजेपी के मंत्री को हराकर जीतकर आए, तो बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फर्क आप मानते हैं विकास के नाम पे? पहले तो CM सिटी की बात पे आपकी बात का जवाब देता हूं। ठीक बात है कि हमारे जिले से श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के रूप में, और जिले के लोगों को बहुत उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जैसे दूसरे जिले से, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे रोहतक का कहते थे विकास हुआ, चाहे भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे तो कहते थे भाई हिसार का बहुत काम हुए, चौटाला साहब के समय नरवाना और सिरसा की बात भी होती थी। तो आज उम्मीद हमारे लोग भी रखते हैं, परंतु अभी तक मुख्यमंत्री को बने 1 साल के लगभग हो गया, तो जो फीलिंग कुरुक्षेत्र के लोगों को आनी चाहिए थी अभी तक नहीं आई। कोई भी ऐसा नया प्रोजेक्ट 1 साल में यहाँ शुरू नहीं हुआ, बल्कि जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, लाडवा और शाहबाद की जो सबसे बड़ी जरूरत है, यहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम समस्या इतनी है, यहाँ बाईपास किया है, बहुत 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं बाईपास बनेगा, बाईपास बनेगा, परंतु अभी तक वो धरातल पे काम नहीं आए हैं। अगर वो आएंगे तो निश्चित रूप से हम भी कहेंगे कि CM सिटी का होने का हमें फायदा मिला, परंतु अभी तक चाहे पिपली बस स्टैंड की बात करें, चाहे आपके बाईपास की बात करें, जिनकी बहुत पहले घोषणाएं हो चुकी हैं, आज
कहीं जमीन पे नजर नहीं आए। जब जमीन पे नजर आएंगे तभी पता लगेगा कि सीएम सिटी है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास और समान विकास, ये कहीं ना कहीं इस तरह का दावा है। आप विपक्ष के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, जिस तरीके से ग्रांट जो विधायकों को दी जाती है हर साल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एक 5 करोड़ और जो एक राशि तय की गई है, क्या विपक्ष के विधायकों को भी, आपको भी उतनी ही राशि मिलती है जितनी बीजेपी के विधायकों को भी दी जाती है? और बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि हम 5 करोड़ रुपए विधायक को देंगे, 2 करोड़ एक बार, 1.5 करोड़ 2 बार। जी। परंतु अभी पिछले दिनों लगभग 10 दिन 15 दिन पहले बीजेपी विधायक दल की मीटिंग थी और बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को कहा कि आप 5-5 करोड़ की अपनी लिस्ट भेज दो, एस्टीमेट बना के आपको 5-5 करोड़ देंगे। तो फिर मैं नहीं मानता कि सबका साथ सबका विकास की बात करें। विपक्ष के एमएलए को तो 5 साल के 5 करोड़ दो और अपने एमएलए को 1 साल के 5 करोड़ दो। 25 करोड़ हो तो गए। आखिर लाडवा वालों ने मुख्यमंत्री को चुना तो 5 करोड़ ले या मुख्यमंत्री और भी दे, थनेसर के लोगों का क्या कसूर है? उन्होंने भी तो अपने एमएलए चुना। तो मेरा मानना ये है, मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा भी कि आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आपकी तभी वो नारा आप ठीक कर पाओगे जब सबको सम्मान विकास के लिए पैसा दो। बीजेपी के सफेदों से विधायक हैं और हरियाणा के वरिष्ठ नेता भी हैं राम कुमार गौतम। उनका बयान आपने सुना होगा क्योंकि वो हमेशा बेबाक बोलते हैं। राम कुमार गौतम का कहना है कि भाई हम तो सिर्फ नाम के विधायक हैं और नाम के मंत्री हैं, हम तो सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में चले जाते हैं, ना हमारी कोई चलती ना कोई पावर है, यानी कि पावरलेस विधायक है, पावरलेस मंत्री है। आप सहमत हैं उनकी बात से? पिछले दिनों हरियाणा के मंत्रियों ने भी ट्रांसफर की पावर मांगी थी जिससे साफ इनकार कर दिया गया था। और अब एमएलए जिस प्रकार से आप दादा गौतम जी ने अपनी बात रखी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो सत्ता है ना वो एक जगह एकत्रित हो रही है, जबकि सबके बीच में अगर जाएगी, अगर सत्ता का एक जगह होना होगा तो निश्चित रूप से उससे नुकसान होगा। आज मंत्री अगर पावर मांगते हैं तो क्या हर्ज है भाई? मंत्री किस लिए? अगर मंत्री अपने महकमे के चपड़ासी को भी नहीं बदल सकता तो फिर उसको मंत्री रहने का भी क्या फायदा? एमएलए की आज ऐसी हालत है, हम सत्ता पक्ष के बोल रहे हैं, विपक्ष के एमएलए को तो डीसीएसपी फोन भी नहीं उठाते। बात प्रोटोकॉल की होती है। आपने देखा नगर परिषद के अंदर मेरे साथ क्या घटना घटी, आज तक यहाँ पर पुलिस कप्तान ने उस पर कार्रवाई तक नहीं की। मुख्यमंत्री का जिला है, बिल्कुल पुलिस कप्तान यहाँ पे है, एक एमएलए के साथ 12 लोग, वो भी हाउस के अंदर 12 लोग, चिट्ठी निकलने के बावजूद कि वो नहीं बैठ सकते और उन्होंने आके बदतमीजी करी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात एमएलए के लिए हो सकती है? नहीं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और अरोड़ा साहब, आपके साथ साथ जैसे कुरुक्षेत्र में यहाँ घटना हुई, मैं हिसार की बात करूं, आदमपुर से जो विधायक हैं उनको लेकर भी कहने की जिस तरीके से बीजेपी नेताओं द्वारा कहा गया, मैं रोहतक की बात करूं दीपेंद्र हुड्डा के साथ डीसी का, तो ये तमाम चीजें जो अलग अलग जगह हो रही घटनाएं क्यों हो रही, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि आपका पुराना तजुर्बा है। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जो अधिकारी वर्ग है वो बेलगाम हो चुका है। मैं तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा था जी। जब हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया, वोट का दिया, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिस समय हुआ करते थे, उन्होंने पंचायत में और नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण दिया। क्योंकि पंचायतें मजबूत हो, महिलाओं को अधिकार मिले। अभी आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का बिल पास हुआ जी। तो फिर वो बिल पास करने का क्या फायदा जब महिलाओं की जगह उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके पति जाएंगे? तो फिर ये बेईमानी है, फिर इसको खत्म कर देना चाहिए। अगर लागू है तो फिर इसको मजबूती से लागू करना चाहिए, और अगर हम उसकी बात करते हैं
तो हमारे साथ ये इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। बिल्कुल। और ये भी हाउस में जब चिट्ठी जारी कर दी गई थी उसके बाद ये वाकया हुआ। चिट्ठी जारी ना भी हो, म्युनिसिपल एक्ट में क्लियर है कि कोई भी मेंबर का प्रतिनिधि या रिश्तेदार नहीं बैठ सकता, मेंबर ही हाउस की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा अरोड़ा साहब, आखिर में मैं कांग्रेस पार्टी की बात आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से तमाम पूरे हरियाणा में जो कहीं की लहर थी, और इतनी बड़ी लहर या तो आपके पुराने समय में चौधरी देवलाल के समय में होती थी, या फिर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं जो हाल ही में जो चुनाव गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें थी कि भाई फुल मेजोरिटी के साथ जो है वो कांग्रेस सरकार आ रही है। बहुत सारे कांड है, नहीं आ पाई। आप भी बहुत बड़े मंत्री बनने थे, और भी बहुत सारे लोग जो होती है कयास आपके जो चाहने वाले उनको उम्मीद होती है। बड़ा कारण मतलब आप क्या मानते हैं, क्यों चूक गए? देखिए, खाली हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश में भी आप लोग भी, मीडिया भी, सभी मान के चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। कारण तो बहुत है इसमें। जहां संगठन की कमी भी है वहां ईवीएम भी एक भी कारण है, फर्जी वोट भी कारण है जी। परंतु जनता का जो फैसला होता है वो मानना पड़ता है। जनता ने फैसला विपक्ष का दिया है तो विपक्ष की भूमिका बड़ी मजबूती से निभाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा दोष दे रहे हैं। इवन कांग्रेसी भी जो है उनको भर भर के गालियां दे रहे हैं, अपशब्द उनके लिए बोल रहे हैं कि बाबू बेटे ने जो है वो कांग्रेस का नाश कर दिया। ये स्वाभाविक बात है। जिनके हाथ में कमान होती है ना, वो अगर 10 सीट और जीत के सरकार बना देते तो वही लोग कहते बापू बेटे ने कमाल कर दिया। आज वो 10 सीट कम रह गई है, लोग कहते हैं बापू बेटे ने डुबो दिया। कभी भी कोई एक नेता हार का जिम्मेवार नहीं होता, ना जीत का श्रेय लेता। जिम्मेवारी पार्टी की होती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सामूहिक जिम्मेवारी थी। कांग्रेस पार्टी आ रही है, ना कि किसी ने हराया। अच्छा, अभी हाल ही में जिस तरीके के पीछे हालात बने पाकिस्तान के साथ, और वो जो भी चीजें हुई दोनों देशों के बीच, और फिर सीज फायर हुआ, सारी की सारी चीजें हुई, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बीजेपी ने जिस तरीके से अभियान चलाया, कहीं ना कहीं तिरंगा यात्राएं निकाली हर पूरे देश भर में, और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जो सेना को लेकर बयान दिए, या फिर कहीं ना कहीं वो तमाम परिवार जिनके बच्चों की शहादत हुई, जिनके जवान शहीद हुए, उन महिलाओं के बारे में जो टिप्पणियां की गई, कैसे देखते हैं? पहले तो देश की सेना को हम सल्यूट करते हैं, और जिन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने पाकिस्तान के अंदर जाके नष्ट किए। पूरे देश की राजनीतिक दलों ने ऑल पार्टी मीटिंग में देश की सरकार को कहा था कि हम आपके साथ हैं, और पूरी पॉलिटिकल पार्टियां ने उसका समर्थन किया। परंतु जिस तरीके से सीज फायर हुआ, उस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर की घोषणा करता है जी। उसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री घोषणा करता है, और फिर हमारा विदेश सचिव घोषणा करता है जी। तो ये कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह लगे। परंतु जिस प्रकार से अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार के लोग तिरंगा यात्रा जिनका आप जिक्र करते हो, हमारे 28 लोगों की शहादत हुई, आखिर वो आए कैसे लोग? ये सुरक्षा बलों का फेलियर नहीं था, और अब तक उनका ये पता नहीं लगाया पाए वो आए कहां से, गए कहां से, थे कौन। तो ये सब उनको छुपाने के लिए, और जब सीज फायर करने लगे थे तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी कि नहीं बुलानी चाहिए थी। और उसके बाद जो इनके बयान आते हैं और इनके नेताओं पे पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है? देश का सिपाही से, एक सिपाही से लेकर जर्नल तक, कर्नल जो भी होते हैं, वो उसकी कोई जाति नहीं होती, ना उनका कोई धर्म होता। वो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं। और हमारी जो कर्नल के बारे में, सोफिया के बारे में कहा गया, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? आज तक उसको ना पार्टी से निकाला, ना मंत्रिमंडल से निकाला। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इस प्रकार की बातें बड़ी अशोभनीय है। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी। आपके बड़े पुराने सीनियर साथी हैं सत्यपाल सिंह मलिक, वो राज्यपाल भी रहे जम्मू कश्मीर के, और जिस तरीके से पुलवामा का जो हमला उस वक्त हुआ था, उन्होंने बड़ा बेबाकी से खुलकर कहा था कि पुलवामा हमला जो हुआ उसका फायदा बीजेपी ने चुनाव में उठाया,
और जिस तरीके से अब उनकी हालत बेहद नाजुक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है कई दिनों से, और जिस तरीके लगातार वो कह भी रहे हैं कि मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है, और इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी जैसे बिहार में चुनाव है उनको फायदा कहीं ना कहीं उठाने के लिए कर रही है। आप इन चीजों से सहमत हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि हम लाशों पे भी राजनीति करते हैं। और अब जैसा मलिक साहब का आपने दिया कि मलिक साहब ने अगर पुलवामा उठा दिया तो ईडी और सीबीआई आज उनके दस्तक दे रही है। तो मुझे लगता है कि जो देश लंबे समय तक गुलाम रहा, देश की आजादी में हमारे जो परवाने शहीद हुए, भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, जिन्होंने हंसते हंसते सहदेव, सुखदेव जैसे फांसी के फंदे चूमे, उधम सिंह जैसे जवानों ने अपनी जवानी खो दी, इसलिए थोड़ी कोई थी कि हमारा देश आजाद होगा और देश की आजादी के बाद हमें इस प्रकार की लाशों के ऊपर राजनीति करनी पड़ेगी। आज मुझे लगता है देश प्रजातंत्र का मायना भूल चुकी है आज की सरकार। इनको प्रजातांत्रिक तरीके से देश को चलाना चाहिए, ना कि तानाशाही तरीके से चलाना। बिल्कुल, प्रजातांत्रिक तरीके से चलाना चाहिए, ना कि तानाशाही। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की। तो धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी, आप धर्म नगरी में आए, आपका स्वागत भी है। शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा जी, जो हमेशा बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और इनका अंदाज जो है, क्योंकि हर एक शब्द में कहीं ना कहीं वो चीजें झलकती हैं, एक अनुभव झलकता है कि आखिर कैसे नेता बोलने से पहले सोचते, कहा जाता है ना कि हम कुछ भी बोलें उससे पहले सोचना चाहिए। तो अशोक अरोड़ा जी की जो भाषणबाजी है, चाहे वो चुनाव के वक्त हो या वैसे भी कहीं मंच पर हो या कोई इंटरव्यू भी हो, ये वाकई जो जूनियर जो विधायक चुनकर आते हैं या पहली बार जो लोग चुनकर आते हैं, तो इस तरीके के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। और अरोड़ा साहब ने जो भी बातें बड़ी बेबाकी से रखी हैं, आप कितना इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, और इस पॉडकास्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।